हेलो स्टूडेंट्स, की ऑफ सक्सेस की डिजिटल क्लासों में मैं वीर चौधरी एक बार सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारी कई सारी क्लासें अब तक अपलोड हो चुकी हैं। उनमें से लास्ट वाली क्लास पे कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स के मुझे ऐसे रिव्यू आए थे कि सर एक बार आप केमिस्ट्री के बारे में और थोड़ा सा एक ऐसी क्लास लीजिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इससे खूब ज़्यादा क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में जो है बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जा चुके हैं। कोचिंगों में ऑफलाइन क्लासेस के दौरान हम लोग जो है या टीचर्स बहुत कम जो है इस चैप्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए एग्ज़ाम के बारे में तो एग्ज़ाम में खूब सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो बिना वक्त गंवाए हुए सीधे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, केमिस्ट्री हो सकता है कि आपको किसी को ऐसा लगे कि टफ है, लेकिन आप उसको देखकर अवॉइड ना करें, उसे इस टॉपिक को अवॉइड ना करें, क्योंकि जब तक हम लोग कोशिश बार बार कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम अपने किसी भी काम में परफेक्शन नहीं ला सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी कोशिश के साथ हम एक बार शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक का हमारे का जो नाम है आज का, वो टॉपिक का नाम है बेटा जल। जल, जिसे अंग्रेजी में हम लोग जो कहते हैं वो वाटर कहते हैं। खूब सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। फिजिक्स में भी एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जल के असामान्य गुणों के बारे में यहाँ से टॉपिक है एक। केमिस्ट्री में यहाँ मैं जल के बारे में डिटेल बात करता हूँ। जो भी पॉइंट्स हैं मैं उन्हें बता रहा हूँ, बावजूद उसके अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी या कुछ पॉइंट अगर रह जाते हैं तो आप मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में आप एक बार लिखकर मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना वक्त कमाए हुए हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जल जो होता है, मुख्य तौर से अगर मैं जल के बारे में बात करूँ तो जल को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पानी के बारे में अगर 3 भागों के बारे में बात करूं तो एक तो ये जल है जिसे मैं कहता हूं कि पीने योग्य कितना है, पीने योग्य जल कितना है। पीने योग्य की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 2% पानी ऐसा है पृथ्वी पर जिसे हम पी सकते हैं। अगर मैं बात सतही जल की करूं, सतही जल का मतलब है ऐसा पानी जो नदी, तालाब या फिर ध्रुवों वगैरह पर है, उस जल की अगर बात करूं तो वो ओवरऑल जल का सिर्फ और सिर्फ 3% भाग है। और अगर बात आगे करूं तो बेटा वो बात है हमारी समुद्री जल के बारे में। समुद्री जल जो है ओवरऑल जल का 95%, 95% भाग है। इज दैट क्लियर? ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, छोटा सा। इस तरीके से हमारे जल का 100% का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर बात मैं जल के बारे में और थोड़ा सा करता हूं तो मैं आपको बता दूं, जल का जो सूत्र होता है, अणुसूत्र जो होता है, जल का अणुसूत्र होता है स्टूडेंट्स H2O। अगर H2O को मैं तोड़ता हूं तो एक तो बनता है H और एक बनता है OH। अगर H और OH के बारे में मैं आगे बात करूं आपसे, तो H जो होता है बेटा वो तो होता है धनात्मक, OH होता है ऋणात्मक। जिन पर ये वाले पॉइंट्स आ गए, प्लस और माइनस का पॉइंट आ गया, उन चीजों को हम लोग आयंस कहना स्टार्ट कर देते हैं, आयन बोलते हैं उन्हें। सिंपली अगर H लिखा हुआ है इसका मतलब ये हाइड्रोजन है, ये एक प्रकार का एलिमेंट है, सिर्फ तत्व है। अगर कहीं H प्लस आ गया इसका मतलब ये क्या है, ये एक आयन है स्टूडेंट्स। इसीलिए अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं जल जो होता है वो निश्चित तौर से 2 आयनों में टूट जाता है, 2 आयनों में विभक्त हो जाता है, 2 आयनों में बट जाता है, जिनमें से एक होता है H प्लस, दूसरा होता है OH माइनस। आप एक चीज देख रहे होंगे तो यहां एक चीज अगर आपको नजर आ रही हो तो वो नजर आने वाली बात यह है बेटा कि जल में जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं, और जिस चीज में जितने प्लस उतने माइनस होते हैं वो चीज परफेक्टली क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, वो उदासीन कहलाती है। उदासीन क्या होते हैं? उदासीन वो होते हैं जिसमें जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। प्लस और माइनस की संख्या जहां पर ज्यादा होती है वो निश्चित तौर से न्यूट्रल कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? ये जल उदासीन है, ये बात सबसे पहले कहने वाला वैज्ञानिक है जिनका नाम है आरेनियस। आरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले कह दिया कि जल जो है वो एक तरीके का उदासीन है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, हर चीज में घुलनशील भी है,
मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जल के बारे में बात कर रहा हूँ। जल में जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होते हैं, मतलब जल उदासीन प्रवृत्ति का होता है। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं जल जो है वो एक तो प्लस से मिलकर बन रहा है, एक माइनस से मिलकर बन रहा है। इसका मतलब उसमें धनावेश भी है, उसमें ऋणावेश भी है। ये जो होता है वो उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है। उभयधर्मी, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, उभय मीन्स दोनों, जिसमें पॉजिटिव भी है जिसमें नेगेटिव भी है। ये दोनों आयंस अगर इसमें हैं, ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है हमारे पास ब्रूस्टेड लॉरी। लॉरी ने सबसे पहले इस बात को कहा है। आपको समझ आ गया होगा। आर्रेनियस ने क्या बताया? आर्रेनियस ने कहा कि जल उदासीन है। ब्रूस्टेड लॉरी ने क्या बताया? ब्रूस्टेड लॉरी ने बताया कि जल उभयधर्मी प्रवृत्ति का है, जिसमें उभयधर्मी का मतलब होता है जिसमें प्लस भी है जिसमें माइनस भी है। अगर मैं बात करूं तो जल द्विध्रुव भी होता है। द्विध्रुव, दो ध्रुव होते हैं इसके, डाइपोल होता है। डाइपोलर, डाइपोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव भी हो जिसमें नेगेटिव भी हो। डाइपोलर क्या होता है? डाइपोलर को बोलते हैं उभयधर्मी या दोनों प्रकार की प्रवृत्ति वाला। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और बात जल के बारे में और अगर मैं बात करूं तो जल में जो जल H2O जो होता है, H2O का बेटा pH मान जो होता है, pH मान एग्जैक्ट 7 होता है। pH मान से मेरा क्या मतलब है? आपने कभी pH स्केल को अगर पढ़ा हो, pH स्केल ऐसा स्केल है जिसमें क्वांटिटी जो चलती हैं वो 0 से 14 तक नंबरिंग होती है। बीचों बीच में इसमें 7 होता है। यहाँ से यहाँ तक के ये जो पार्ट है 0 से 7 वाला अम्ल होता है, 7 से 14 वाला स्टूडेंट्स क्षार होता है। एग्जैक्ट 7 पर जो आ जाए उसे उदासीन कहते हैं हम। और यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये इसका जो pH वैल्यू है वो एग्जैक्ट 7 है, 7 है। इसीलिए मैंने इस जल को क्या बोला है? उदासीन भी बोला है। जल कैसा है? उदासीन होता है। इसका pH वैल्यू 7 होता है। आगे अगर मैं बात करूं तो जल जो होता है अपना, वो जल, अगर मैं जल में से आसुत जल की बात करूं, ध्यान देना बेटा इस बात पर, आसुत जल क्या होता है? आसुत जल गुरुजी वो जल होता है जो 100% कैसा होता है? जो 100% शुद्ध होता है। अगर इस आसुत जल की बात की जाए तो आसुत जल हमेशा और हमेशा विद्युत का कुचालक होता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना इस बात पर मेरी पर कि आसुत जो जल होता है 100% शुद्ध पानी जो होता है, जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? इस 100% शुद्ध पानी का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ ड्रिप वगैरह चढ़ती हैं, बोतल वगैरह हम पे चढ़ती हैं, तो वहाँ पर हम आसुत जल का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। वो 100% शुद्ध पानी होता है और 100% शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है। कई बार टीचरों को मैंने ऐसे कहते हुए देखा है कि जो बरसात का जल होता है वो 100% शुद्ध पानी होता है या फिर वो कुचालक प्रवृत्ति का होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, बरसात का जो जल होता है जब तक वायुमंडल में प्रवेश नहीं करता है तब तक वो एग्जैक्टली कुचालक होता है। 100% शुद्ध ही होता है। कब तक? जब तक कि वो वायुमंडल में प्रवेश नहीं करता है। अब सर वायुमंडल में प्रवेश करने पर ऐसा क्या हो जाता है? आपको थोड़ी सी एडवांस जानकारी दूंगा। आपको बता दूं कि हमारे वायुमंडल में 2 गैसें भरपूर मात्रा में मिलती हैं, जिनमें से एक होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड N2। अब आप सोचिए, जैसे ही बरसात का जल या बरसात का पानी इसके साथ मिलेगा, जैसे ही मिला तो मैं क्या देखता हूं? ये तो बन गया H2SO4, जिसे मैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलता हूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से अगर मिला तो ये बन गया HNO3। HNO3 को मैं क्या बोलता हूं? नाइट्रिक एसिड बोलता हूं। ये कंप्लीट प्रोसेस पूरा का पूरा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ये अम्ल वर्षा कहलाता है बेटा, ये एसिड रेन कहलाता है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति खूब ज़्यादा है। जैसे ही वो बरसात के जल के साथ मिलती है तुरंत जमीन पर क्या बन जाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, एक आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलता है। यही होते हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी के कारण आजकल मकानों में आप देख रहे होंगे, मकानों में जो रुनी जैसी लगती है स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो जो एसिड रेन के कारण होती है। अब आपने क्या देखा? पानी ऊपर से आया था 100%, लेकिन जैसे ही वायुमंडल में इन दोनों चीज़ों के टच में आया तुरंत उसने मिलाकर क्या बना लिया? एक तो H2SO4 बना दिया, एक HNO3 बना लिया। अब आप क्या इसे 100% शुद्ध कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए बरसात का जल जब तक वायुमंडल में प्रवेश नहीं करता है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल कुचालक प्रवृत्ति का होता है।
बिल्कुल भी वो धारा का चालन नहीं करता, मैं इस बात को कह सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तुरंत उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ अशुद्धियाँ जो है जुड़ने लग जाती हैं और फाइनली वो क्या हो जाता है, वो अशुद्ध होना स्टार्ट कर देता है। तो बरसात का जल जब तक वायुमंडल में प्रवेश नहीं करेगा वो अशुद्ध जल है। बरसात की अगर मैं पानी की बात करूं, जल का अणुसूत्र मैंने H2O बताया। अगर H2O की बात करूं तो ऑक्सीजन यहाँ अकेला है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये दोनों के दोनों आपस में बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। अगर ये जुड़ते हैं तो यहाँ क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा गया है, बोला बताइए जल के अणुओं के बीच जो मॉलिक्यूलर एंगल होता है, आणविक जो कोण होता है, इनके अणुओं के मध्य जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है बेटा। वो ये कहता है जल के अणुओं के मध्य जो बंद कोण बनता है वो बंद कोण कितने डिग्री का बनता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास आता है 104.5 डिग्री का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। लोअर पीसीएस झारखंड में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। सबसे पहले प्रश्न उसमें बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जल के अणुओं में जो अणु होते हैं उनके मध्य बंद कोण का मान कितने डिग्री होता है। तो जवाब इसका कितना आता है बेटा, उसका जवाब आता है 104.5 डिग्री। जल के अणुओं के मध्य जो बंध पाए जाते हैं वो बंध कौन से बंध होते हैं, उन बंधों को कहता हूं मैं, यहां बॉन्डिंग जो पाई जाती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, आप बस एक ट्रिक याद कर लो। जब मैं बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में तब बहुत डिटेल में क्लियर कराऊंगा। मेरी क्लास में रटना भूल जाओगे बेटा आप, क्योंकि मैं बिल्कुल कंसेप्चुअल बातें करता हूं। जो भी चीज़ें आती हैं उन कंसेप्ट को मैं क्लियर ही करके चलता हूं आपके सामने। अगर आप ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक चीज़ याद रख लो, जिंदगी में कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिक्कत नहीं देगी। FON, ये बड़ा अच्छा सा शब्द है, फोन का मतलब क्या होता है, अगर कहीं फ्लोरीन आ रहा है, दो हाइड्रोजन्स के बीच में कभी अगर एक फ्लोरीन फंस गया, कौन सी बॉन्डिंग बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। दो हाइड्रोजन के बीच में कभी भी एक ऑक्सीजन फंस गया, दो हाइड्रोजन्स के बीच में कभी एक नाइट्रोजन फंस गया, तीनों ही स्थितियों में कौन सी बॉन्डिंग चलती है स्टूडेंट्स, यहां जो बॉन्डिंग चलती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल तब बनती है जब अधिक विद्युत ऋणी तत्व आ जाते हैं, एक विद्युत ऋणी तत्व जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य में आ जाता है तो निश्चित तौर से वहां जो बॉन्डिंग बनती है एग्जैक्टली वो स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। और जल के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पाई जाती है। अगली एक और बात, मैंने यहां आयन कहे थे, आयंस, ये भी आयन है, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन, हाइड्रोजन आयन, प्लस और माइनस लगा दो तो इस पे आयंस के मध्य में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा और हमेशा वो बॉन्ड कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड, या इसे मैं हिंदी में नाम दूंगा जिसका नाम होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, ये बंध पाया जाता है जल के अणुओं के मध्य में। अब तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं एक भी ऐसा नहीं है जो नॉन ओरिएंटेड या नॉन एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन हो। सारे के सारे क्वेश्चंस अब तक आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको फिर एक बात बता दूं, जल जो होता है वो दो ध्रुवों में बंटता है, जिनमें से एक H+ दूसरा OH- होता है। जितने प्लस उतने माइनस होते हैं, इसलिए उदासीन होता है। आर्यनीस ने कह दिया। जल के बारे में मैंने ये भी कहा था, जल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जल के मध्य बंध कोण का मान बेटा 104.5 डिग्री का होता है। इसके बाद फिर मैंने ये कहा था कि शुद्ध जो जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। बरसात का जल जब तक वायुमंडल में एंटर नहीं करता है तब तक वो शुद्ध होता है। वायुमंडल में प्रवेश करते ही आप अम्ल वर्षा की भी चीज समझ गए। और आपने एक चीज एडवांस ये भी गेन कर ली कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार अम्ल कौन कौन से हैं। एक तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। और अगर मुख्य घटक के बारे में भी पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सा होता है तो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो एसिड रेन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आगे फिर मैं चलता हूं और मैं अब मैं जल को कुछ भागों में तोड़ने की कोशिश करता हूं। यहां चीज पर थोड़ा ध्यान देना। ये जल जो है वो मुख्यतः 3 भागों में टूटता है।
जिनमें से एक की बात करूं जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स, जिसे मैं मृदु जल के नाम से बोलूंगा, जिसे क्या कहा जाता है, इसे सॉफ्ट वाटर कहा जाता है, ध्यान देना। दूसरा जो है इसे मैं कठोर जल नाम दूंगा। कठोर जल का मतलब क्या होता है, इसे अंग्रेजी में जो कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसे हार्ड वाटर कहा जाता है। ध्यान देते हुए चलना चीज़ों पर। तीसरा जो होता है वो होता है आपके पास, जिसे मैं नाम दूंगा भारी जल, जिसे अंग्रेजी नाम कहा जाता है हैवी वाटर। ध्यान देना बेटा तीनों पे, मैं तीनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर। सबसे पहले आप समझिए कि हार्ड वाटर क्या होते हैं। हार्ड वाटर वो वाटर होते हैं जो साबुन के साथ मिलकर लेदर फॉर्म नहीं करते हैं। लेदर फॉर्म का मतलब है जो साबुन के साथ मिलकर झाग का निर्माण नहीं करते हैं, वो कठोर जल कहलाते हैं। या जिनमें साबुन आसानी से काम नहीं करता है वो कठोर जल होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में और समझिए। जिस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस विद्यमान हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट विद्यमान हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट विद्यमान हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन विद्यमान हो। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया? जिन जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फोनेट या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन विद्यमान हो। मैं एक बार में जो पढ़ने जा रहा हूं वो सिर्फ हार्ड वाटर को पढ़ने जा रहा हूं। अब एक बार 2 मिनट के लिए मृदु वाटर के बारे में और बात कर लो, मतलब सॉफ्ट वाटर के बारे में और बात कर लो। मृदु जल वो जल होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, वो लेदर फॉर्म कर लें, आसानी से साबुन के साथ क्रिया करके झाग बना लें। वो निश्चित तौर से कौन से जल कहलाते हैं? वो मृदु जल कहलाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बातों में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा ऐसे पढ़ना चाहें तो देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब है CaCO3, कैल्शियम के कार्बोनेट बन गए MgCO3, बाइकार्बोनेट बनाओ CaHCO3, MgHCO3। इज दैट क्लियर? सल्फेट बनाओ CaSO4, MgSO4। ये आयंस अगर कभी विद्यमान हो रहे हैं पानी के अंदर तो निश्चित तौर से मान लेना स्टूडेंट्स वो क्या हैं, वो निश्चित तौर से आपके कठोर जल की श्रेणी में आते हैं। अगर क्लोराइड की बात करूं तो CaCl2 और MgCl2, ये अगर कहीं विद्यमान है पानी के अंदर, इनमें से कोई सा भी सिंगल अणु भी अगर विद्यमान है ना, वो बेटा निश्चित तौर से मान लेना कौन सा वाटर है, वो हार्ड वाटर है। अब बात आती है, सर ये तो आपने बता दिया कि हमें ये हार्ड वाटर ऐसे हैं, लेकिन इस हार्ड वाटर में से इसकी हार्डनेस को रिमूव कैसे करना है? रिमूव तो हो सकती है ना सर? बिल्कुल हो सकती है बेटा। अगर इसकी हार्डनेस की बात करूं तो हार्डनेस भी कितने प्रकार की होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जिनमें से एक होती है जिसे मैं नाम दूंगा टेम्परेरी हार्डनेस, मतलब जिसे अस्थायी कठोरता नाम दूंगा। एक होती है जिसे मैं नाम दूंगा परमानेंट हार्डनेस, जिसे हिंदी नाम क्या दिया जाता है? स्थायी कठोरता। ध्यान देते हुए चलना बेटा। अब बात आती है सर अस्थायी क्या होता है? अस्थायी टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब ये है जो आज है कल नहीं होगी। स्थायी परमानेंट जो आज है कल रहेगी परसों भी रहेगी, ये परमानेंट है। इसका मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हैं सर कि टेम्परेरी जो हार्डनेस है उसे बहुत इजी गोइंग रिमूव कर सकते हैं अपन? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आराम से टेम्परेरी हार्डनेस को मैं रिमूव कर सकता हूं, आराम से निकाल सकता हूं मैं किसी टेम्परेरी हार्डनेस को। पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि टेम्परेरी हार्डनेस में क्या होता है। जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट विद्यमान हों,
ध्यान देना बेटा इधर, जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट विद्यमान हो वो कठोरता टेम्परेरी कठोरता कहलाती है, या फिर वो कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। किसकी बात कर रहा हूं? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के केवल बाइकार्बोनेट्स विद्यमान हों। लेकिन वहीं स्थायी कठोरता की बात करी जाए तो स्थायी कठोरता वो होती है जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन कौन से आयन हो, या तो सल्फेट आयन हो या फिर मैं बात करूं तो क्लोराइड आयन हो। याद करो ध्यान से इधर, अस्थायी कठोरता जल की अगर है तो उसमें कौन कौन से आयन्स होंगे? तो अस्थायी कठोरता के लिए सर हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स विद्यमान होंगे। पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, आप तुरंत कह दोगे सर ये अस्थायी कठोरता है, हम इसे फटाक से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां बात करी जाए तो स्थायी कठोरता में आप ये कह देंगे यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम के या तो सल्फेट आयन है या क्लोराइड आयन है, तो सर ये परमानेंट हार्डनेस है, इसको रिमूव करना थोड़ा सा टफ है। मैं थोड़ा सा ऐसे मिटाऊंगा ताकि मैं आगे के पॉइंटों को और आपके सामने ला सकूं। ठीक है बेटा, यहां तक की बात हो जाने के बाद अब इन हार्डनेस को रिमूव करना और सीख लीजिए आप। सबसे पहली बात है आपकी टेम्परेरी हार्डनेस की। टेम्परेरी हार्डनेस में एक बार थोड़ा सा इसे मिटा ही देता हूं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपसे अस्थायी कठोरता की। अस्थायी कठोरता, टेम्परेरी हार्डनेस। क्या बताया है सर? आपने बताया है कि जिनमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के कौन विद्यमान हो, बाइकार्बोनेट विद्यमान हो, सर वो निश्चित तौर से हमारे लिए क्या कहलाते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस के अंतर्गत आते हैं। इसको रिमूव कैसे करना है, इसको हटाना कैसे है सर? हटाना सीख लो बेटा। पहला प्रोसेस है कि सीधा साधा पहला यह है कि आप पानी को गर्म कर दो, गर्म करो। देखो पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, CaHCO3 विद्यमान हैं। जैसे ही आप इसे गर्म करोगे, गर्म करते मैं क्या देखता हूं? CO2 रिमूव हो गई, CO2 निकल गई। क्या बचा? अब बचा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो निश्चित तौर से मृदु जल में आता है, कठोर जल में नहीं आता है। ठीक है भाई, तो पहला प्रोसेस तो हमने ये जान लिया कि आप पानी को सिंपली गर्म कर दीजिए, उसकी जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी। आप देखते होंगे जब आप खारे पानी में साबुन वगैरह लगाते हैं तो वहां साबुन काम नहीं करता है बेटा, लेकिन जैसे आपने उस पानी को गर्म किया उसमें से नमक सा छूट के नीचे हो जाता है। इसका मतलब नमक सा छूट के नीचे हो गया, इसका मतलब ये है उसमें जो हार्डनेस थी वो टेम्परेरी हार्डनेस थी, वो आपने रिमूव कर दी। तो आपने यहाँ क्या देखा? जैसे ही मैंने पानी को गर्म किया तुरंत उसमें से जो है वो हार्डनेस रिमूव होने लग गई। अच्छा स्टूडेंट्स, एक तो ये प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस हमारे पास एक और होता है जिसका नाम होता है क्लार्क मेथड। क्लार्क विधि द्वारा हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अब क्लार्क मेथड क्या होता है? क्लार्क मेथड में सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन कहेगा कि क्लार्क मेथड में क्या होता है। तो आप अगर अस्थायी जल के साथ, अस्थायी कठोर जल के साथ अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मिला दिया तो निश्चित तौर से मैं देखता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज हो जाती है। फाइनली जो पानी बचता है हमारे पास वो कौन सा वाटर बच जाता है स्टूडेंट्स? वो हमारे पास सॉफ्ट वाटर बच जाता है। तो आपने यहां दो चीजें देखी कि अगर टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना है देन आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उस पानी को गर्म कर दीजिए या फिर उसमें जो है क्लार्क मेथड लगा दीजिए। दूसरी आपको बताऊं, अस्थायी कठोरता हो गई, इसके बाद हमारे पास एक आती है स्टूडेंट्स, इसे मैं कहता हूं स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता जिसे अपन अंग्रेजी में जो कहते हैं वो परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक है बेटा, अब परमानेंट हार्डनेस का क्या फंडा है वो समझिए आप एक बार। देखिए जिस तरीके से आपने टेम्परेरी हार्डनेस को पढ़ा वैसे ही एक बार परमानेंट हार्डनेस को और पढ़ते हैं। परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस होती है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के
या तो आपके सामने क्लोराइड आयंस हों या इनके सल्फेट आयंस हों। क्लियर है ना? कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन हो या सल्फेट आयन हो, इसको रिमूव करने के लिए सिर्फ एक विधि आती है जिस विधि का नाम होता है जियोलाइट विधि। जियोलाइट बहुत अच्छी विधि है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। कैसे होती है विधि एक बार समझ लेते हैं। पानी लिया आपने, जल लिया, और जल के अंदर क्या है? कठोरता है। कठोरता है क्लोराइड और सल्फेट आयंस की। मान के चलो पानी है, पानी में मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, और मॉलिक्यूल्स किसके पड़े हुए हैं? ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं CSO4 के। मान चलिए कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स अणु पड़े हुए हैं। अब जल कैसा है? स्थायी रूप से कठोर है। उसे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? इसमें एक जियोलाइट डाल देते हैं। अब बात आती है सर जियोलाइट होता क्या है? ये मैंने क्या डाला है? ये मैंने डाला है जियोलाइट। अब बात यह है कि सर जियोलाइट होता क्या है? जियोलाइट एज ए स्पंज की तरह काम करता है बेटा, फ्लोटिंग पेपर की तरह, स्याही सोखता की तरह। आप स्याही सोखता देखा है? पानी में डाल दो तुरंत उसे सोख लेगा। वैसे ही यहां जियोलाइट क्या करता है? पानी के अंदर से कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयंस को अपने अंदर सोख लेता है। बाकी का पानी जो बच जाता है वो सॉफ्ट वाटर बच जाता है। अब बात ये आती है कि सर ये जियोलाइट एक्चुअली बना किससे होता है? तो ये जो जियोलाइट बना होता है इसका फॉर्मूला होता है, हाँ, SiO2, NaAlSiO2, इसका होल थ्राइस। हमारे गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे, इसे बोलते थे वो ना आलसीओ। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, क्या नाम दिया है मैंने इसका? मैंने इसका नाम दिया है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। याद रहे, कभी भी ऐसा भी हो सकता है वो जियोलाइट शब्द न दे, वो ये कह दे अगर पानी के अंदर आपने सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को अगर डाल दिया तो क्या आप उसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं? तो आप बता देंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। और यही प्रोसेस आपने हमें क्या बताया था? इसी प्रोसेस को मैंने जियोलाइट बताया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमारे पास बच जाता है जिसे हम बोलते हैं भारी जल। भारी जल का अणुसूत्र जो होता है, एटॉमिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगर बात ड्यूटेरियम ऑक्साइड की करें, इसे भारी जल या हैवी वाटर भी कहते हैं। अणुसूत्र इसका D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाँ, भारी जल की प्राप्ति कैसे होती है? कैसे इसे प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्ति से किया जाता है, आपको मैं बता दूं कि सामान्य जल लिया जाएगा। सामान्य जल का क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, मतलब इसका विद्युत अपघटन किया जाएगा, विद्युत अपघटन। और इसके विद्युत अपघटन से हमें जो प्राप्त होता है वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब लगभग 6000 अणु किसके लिए जाएंगे? H2O के लिए जाएंगे। उनका जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाएगा तब एक अणु मिलकर तैयार होगा हमें किसका? D2O का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। बड़ा मुश्किल है, मुश्किल से मेरा मतलब है बहुत कॉस्टली सा प्रोसेस पड़ता है बेटा, ये आपको बता दूं। ये प्रोसेस अगर बात करी जाए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो इंडिया में इसका एक, मैं कहूँ तो इसका शोधन केंद्र भी है, एक बड़ा सा कारखाना भी है जो कि कहाँ पर है? वो ट्रॉम्बे कहाँ पर बनता है? महाराष्ट्र। इंडिया में इसका सबसे बड़ा जो शोधन केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो निश्चित तौर से कहाँ पर है? वो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। आपको बात बता दूं, इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो नामकरण किया था, D2O जो नाम दिया था, वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो
ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो नामकरण दिया था वो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था H.C. यूरे। H.C. यूरे नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसका जो है नाम दिया है। इसका यूज क्या है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का? इसका प्रयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में करते हैं, मंदक एज ए मॉडरेटर। जब मैं आपको आगे चैप्टरों में जब एक चैप्टर लूँगा आपके सामने रेडियो एक्टिविटी का, वहाँ आपको बहुत डिटेल बताऊँगा इसके बारे में। परमाणु बम जो बनती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से परमाणु भट्टी में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के द्वारा जो बनाई जाती हैं, एक तो परमाणु संलयन होता है, एक परमाणु विखंडन होता है। विखंडन अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए एज ए मॉडरेटर किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भारी जल का प्रयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किया जाता है। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे आगे चल के। इनका यहाँ उपयोग किया जाता है ताकि अभिक्रिया को कंट्रोल किया जा सके। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री एक अजीब सी विचित्र सी सब्जेक्ट है। जो देखो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में आपसे जो कह दिया ना वो कांस्टेंट है, फिक्स है भाई। लेकिन केमिस्ट्री पूरा का पूरा अपवादों से भरा पड़ा है। आप पूरी केमिस्ट्री को उठा लीजिए, सारी की सारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री पूरी अपवादों से भरी पड़ी है। अभी आपको ये कहेगा, बोला ये चीज़ ऐसी है, कहेगा कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद ठोक देगा सीधा, कह देगा भाई पारा गलती से ऐसा, वो एक द्रव धातु है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि पानी जो होता है H2O, पानी जो होता है वो हमेशा आग बुझाने का कार्य करता है, आग बुझाने का। लेकिन आप पानी को तोड़ दीजिए, पानी एक तो हाइड्रोजन अणु में और एक ऑक्सीजन अणु में टूटेगा ना बेटा। अगर हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है जिसका काम क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जलती है हमेशा। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ऑक्सीजन का काम क्या है बेटा? ऑक्सीजन जलाती है। आप देख लो, कंबस्टन थ्योरी जो दी गई थी, दहन का सिद्धांत जिस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, एंटोनी लेवोसियर, उन्होंने कहा था किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आप देखते होंगे, आप किसी जलती हुई मोमबत्ती को किसी कुएं के अंदर रस्सी से अगर डालते हैं तो आप ये देखते हैं थोड़ा अंदर जाने के बाद वो मोमबत्ती जो है बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंट हो गई। हमें ये कहा जाता है जब किसी सिलेंडर वगैरह में आग अगर लग जाए तो आपको क्या करना है? गीले किसी टाट या बोरे से उसे ऊपर डालना है, कवर्ड कर देना कंप्लीटली, ताकि उसे ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिल पाए, ऑक्सीजन की पावर कट हो जाए और फटाक से आग बुझ जाए। लेकिन बड़ी विचित्र सी दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पानी में भी आग लगा देता है एक चीज़ जिसका नाम होता है सोडियम। आपको बताऊं, सोडियम और पोटेशियम दो सबसे ज़्यादा एक तो रिएक्टिव मेटल है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। चाहे वो आपका सोडियम है चाहे वो पोटेशियम है, पोटेशियम ज़्यादा है बजाय सोडियम से। सोडियम पोटेशियम की ये क्वालिटी होती है कि जैसे ही आपने इसे हवा दी, मतलब जैसे ही इसे ऑक्सीजन मिली, तुरंत ये क्या पकड़ लेता है? ये आग पकड़ लेता है। और सोडियम में लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता स्टूडेंट्स। सोडियम में लगी आग को बुझाने के लिए केरोसिन के तेल का प्रयोग किया जाता है, केरोसिन। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या बात कर दी है, तो आपने हद कर दी भाई, केरोसिन तो आग लगाता है सर, आप क्या कह रहे हो? और H2O ये तो सब आग बुझाता है, आप क्या उल्टा बोल रहे हो? हाँ बेटा ये बिल्कुल सत्य है। अभी मान के चलिए मैं ये कहता हूँ ये कोई टैंक है, इस टैंक में यहाँ तक पानी भरा हुआ था, मैंने सोडियम डाला, सोडियम फटाक से क्रिया करके क्या पकड़ लिया? सोडियम ने आग पकड़ लिया, हवा से ऐसे मैंने फूंक दिया और फटाक से आग पकड़ लिया। अब उसको बुझाने के लिए मैं ऊपर से इसमें केरोसिन अगर डालने लगता हूं तो आप देखते हैं केरोसिन जो है काफ़ी हल्का होता है, हल्का होने के कारण इसकी ऊपर वाली सतह पर आ जाएगा पानी पे। आप देखिए पूरे पानी में, तालाब में अगर 4 ढक्कर आपने केरोसिन के तेल का डाल दिया ना, पूरे तालाब को ऊपर पर एक लेयर जैसी बना लेता है। ये लेयर एक्चुअली जो बनती है वो उसके हल्के के कारण बनती है। इसका सरफेस टेंशन कम कर देता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है फिजिक्स में अगर आप पढ़ोगे तो। लेकिन पॉइंट पाइए, जैसे आपने केरोसिन डाला, केरोसिन क्या करेगा? पूरे लेयर को कवर कर लेगा तो ऑक्सीजन की जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्सीजन का जो अभी हो रहा था, वो ऑक्सीजन की पावर सीधी क्या हो गई? कट हो गई। अब ऑक्सीजन का आना बंद हो गया, फाइनली आग क्या होगी? आग बुझेगी। इसीलिए देखा आपने
कि सोडियम से अगर पानी में कभी आग लग रही है तो पानी में लगी हुई आग को बुझाने के लिए कैरोसिन चल रहा है, जबकि दुनिया ये कहती है आग जलाने के लिए कैरोसिन, बुझाने के लिए पानी, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। और ये उल्टा कैसे हुआ मैंने आपको प्रूफ भी किया। यही है केमिस्ट्री बेटा। ऐसे बहुत सारे तथ्यों को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए आप आपकी अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस से। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।